All right, in fact, we are going straight across live to our Business Today conclave where Nitin Gadkari is speaking. Let's take a look. That's the magazine for you. Round of applause, ladies and gentlemen, for the Business Today magazine India at 100. And for the next session now, may I please request Honorable Minister to please stay on the stage and also request Mr. Siddharth Zarabi to be on the stage as well. The road to 2047, a doer's vision for Bharat's future. Execution defines transformation and infrastructure in its foundation. From expressways to electric vehicles, logistics hubs to green fuels, Bharat is being reimagined mile by mile. A rare look at India at 100 from one of the most effective nation builders, Mr. Nitin Gadkari. Round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. नमस्कार नितिन जी, once again आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आपने जो बिजनेस टुडे इंडिया एट 100 का स्पेशल एडिशन रिलीज़ किया है, इसका एक बड़ा ख़ास जो हमने प्रयास किया इस बारी कि इतना बड़ा देश है और हर समय रिफॉर्म की बात होती है, तो इस बारी 100 ऐसे रिफॉर्म आइडियाज़ हमारी टीम ने, हमारे सारे साथियों ने, कई सारे इकोनॉमिस्ट और संस्थाओं के साथ बात करके 100 ऐसे आइडिया निकाले। देश इतना बड़ा है, लाखों आइडियाज़ की आवश्यकता है, परंतु हमने 100 निकाले क्योंकि भारत जब एज अ रिपब्लिक 100 बनेगा तो उससे जोड़ते हुए इस बात के लिए, और आपने उसी स्पेशल एडिशन का अवलोकन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर डिस्कसिंग इंडिया एट 100 and the road to India at 100, not one road, multiple roads, thousands of kilometers of roads and highways, नितिन जी आप बना रहे हैं पिछले 10-11 सालों से। तो इससे सबसे पहला सवाल, 2047 में भारत में जो सड़कें, हाईवे होंगी, उनकी शक्ल और सूरत कैसी होगी? वैसे तो अभी जो सूरत है वो बदली हुई है। मैं जब मंत्री बना तो मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात लिख कर रखी थी, जो मेरे टेबल के सामने थी, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसी बात को रखकर हमने काम शुरू किया। और मैं पुराने कामों की गिनती इसलिए नहीं करूँगा कि वो आपको पता है, रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है, पर केवल अभी दिल्ली जैसा है, दिल्ली एनसीआर में हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं और आने वाले 4 महीने में फिर से 40,000 करोड़ के नए काम कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि कितने बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इस साल हमने 2 टारगेट सामने रखे हैं। ये टारगेट्स है, ये डिक्लेरेशन नहीं है। पहला टारगेट ये कि हम 38 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे थे, हम आगे जाकर इसको 100 किलोमीटर पर डे तक पहुंचाएंगे। ये अगले ही साल होगा ऐसा मैं नहीं करता हूं, पर ये टारगेट रखकर हम काम कर रहे हैं। और ये टारगेट अगर पूरा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे अवार्ड, अभी तक हमने इस साल में करीब 2.5 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए हैं और मार्च एंड तक हम 10 लाख करोड़ के अवार्ड रोड कॉन्ट्रैक्ट के करेंगे। तो ये 10 लाख करोड़ के काम अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि नेचुरली इसका 1 रुपये जब इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है तो 3 रुपये 80 पैसे उससे जनरेट होते हैं। ये हम आपके इकोनॉमिस्ट जो है वही कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो अचीवमेंट हुई है, कि IIM बेंगलोर और चेन्नई IIT और कानपुर IIT ने जो स्टडी किया है, उन तीनों ने कहा है कि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है रोड की। इसका कारण ऐसा है कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 16% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% और चाइना की 8%। तो मुझे विश्वास है कि इस साल दिसंबर तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% आएगी और 9% रोड अच्छे बनने के कारण, और निश्चित रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट 7% से कम होने से हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, 1.5 गुना होगा, दुगना हो सकता है।
और इसका देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, इसमें जैसे रोड अच्छे बने हैं, जिसमें टाइम बच रहा है, स्पीड बढ़ी है, वैसा दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोग अभी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में भी काम कर रहे हैं। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अभी फ्लैश चार्जिंग बस का हमने कॉन्ट्रैक्ट टाटा को दिया है। पहली बार देश में 135 सीटर बस जो फ्लैश चार्जिंग में चालू होगी, वो शुरू हो रही नागपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और आगे ये बस हम दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून, चेन्नई से बेंगलोर, ऐसे अनेक जगह पर शुरू करेंगे। ये इसकी विशेषता ये है कि मेट्रो इतनी कैपेसिटी इसकी है, पर मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 450 करोड़ है और इस बस की कॉस्ट 2 करोड़ है। तो नेचुरली, और इसका टिकट रेट डीजल बस के तुलना में 30% कम होगा। एयर कंडीशन बस होगी, एग्जीक्यूटिव चेयर होगी, हवाई जहाज़ में जैसे चाय पानी नाश्ता मिलता वो भी मिलेगा, और ये ट्रांसपोर्ट के कंफर्ट्स में भी सामने टीवी होगा हर सीट में, हवाई जहाज़ जैसा। तो ये एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलरली ये एक शहर से दूसरे शहर में ये जोड़ने के लिए हम शुरू कर रहे हैं। हम 360 रोपवे केबल कार बना रहे हैं। अभी तक हमने ये टूरिज़्म के लिए इसका विचार किया था, पर अब धीरे धीरे इस पर वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कोई आया नहीं है। अभी पोर्ट से कंटेनर उठाकर, रोपवे जैसा कंटेनर को उठाकर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्या, इस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ओवरऑल फ्यूल में हमने अभी हाइड्रोजन के ऊपर 10 रोड हिंदुस्तान में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें टाटा, लेलैंड, वॉल्वो, इंडियन ऑयल, HPCL, रिलायंस, ये सब कंपनी, उसके लिए 10 प्रोजेक्ट हमने दिया है। और टाटा ने 3 ट्रक बनाए हैं, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर और 2 IC इंजन में हाइड्रोजन डालकर, तीनों को मैंने लॉन्च किया। और अभी हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर ये जो फिलिंग स्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, तो ये सब 10 प्रोजेक्ट हमारे पूरे देश में है। उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, इसका काम शुरू हो गया। तो मुझे यह कहना है कि इन सब बातों का परिणाम ओवरऑल आप जो कह रहे हैं, ये जो आइडिया नहीं है, इसमें मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। इस एडिशन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेके भी करीब करीब 10 आइडिया कुल मिला के हैं और उन पे हम चर्चा करते रहेंगे। गडकरी जी, आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का अभी रेफरेंस दिया, पर अभी जो वर्तमान के अमेरिकन राष्ट्रपति भारत के बारे में बोल रहे हैं, भारत के साथ कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वो चित्र रखेंगे कि अभी बदलने का समय आ गया है? नहीं, मैं कोई राष्ट्रपति जी के कोई बातों की तुलना नहीं कर रहा हूँ। जो हिस्ट्री में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने जो कहा था, वो बात को दुनिया भी स्वीकारती है, ये प्रसिद्ध उनका स्टेटमेंट है, मैंने उसका केवल जिक्र किया है। वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, वो जयशंकर जी और मोदी जी उसके बारे में कहेंगे। जी, शाम को पीयूष गोयल जी भी आ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, आपको लगता है कि जो वर्तमान में निर्णय लिए गए हैं अमेरिका द्वारा और उस पर अभी शायद चर्चा होनी बाकी है, इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे और हमारे एक्सपोर्ट्स पे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका के निर्णय और पॉलिसी के बारे में टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है, पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं जब मंत्री बना तब हमारा हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर का नंबर 7वां नंबर था। अभी 6-7 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। अमेरिका पहले नंबर पर है 78 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर है चाइना 49 लाख करोड़ और हिंदुस्तान है 22 लाख करोड़। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो 4.5 करोड़ युवाओं को उन्होंने जॉब दिया है और राज्य सरकार और भारत सरकार को GST के रूप में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला एक सेक्टर है। हमारे देश का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इस सेक्टर में है और हमारे 2 व्हीलर इंडस्ट्री बजाज, TVS, हीरो, होंडा ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मर्सिडीज़ के चेयरमैन एक आध महीना पहले मुझे मिले और अब इलेक्ट्रिक पर पूरा कन्वर्ट करें और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कर रहे हैं। अभी मारुति सुजुकी उनकी गाड़ियाँ, यहाँ की टोयोटो,
बाद में हुंडई, इनका बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इसमें बीच में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में बड़ा काम हुआ। हमारे देश का इंपोर्ट है 22 लाख करोड़ का। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए। आपको याद होगा क्योंकि आप 11 साल से मेरे अक्सर इंटरव्यू कर रहे हैं और यही आपके ही एक कार्यक्रम में ताज पैलेस में मुझे मेरे एक मित्र आज तक वालों ने पूछा था कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? तो अभी ये शुरुआत थी, उस समय लोगों के मन में कन्फ्यूजन था। अब इलेक्ट्रिक में इतना पॉपुलर हुआ कि इलेक्ट्रिक की वेटिंग लिस्ट है। इलेक्ट्रिक बसेस 50,000 बनती है देश में, रिक्वायरमेंट 1 लाख की है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रक, अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ कि बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन बैटरी की कीमत जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किए तब $150 पर किलोवाट पर आवर थी और आज हमारे देश में वो कीमत $55 पर किलोवाट पर आवर हो गई। यानी इलेक्ट्रिक की बैटरी सस्ती हो गई। एक बस में 40 लाख रुपए की बैटरी लगती थी, अब आप समझिए कि 1/3 कीमत हो जाएगी। तो वो दिन अब दूर नहीं है कि पेट्रोल डीजल की व्हीकल और इलेक्ट्रिक की व्हीकल की प्राइस कम होगी। इसमें हाइड्रोजन भी पीछे से आ रहा है। अब इसमें बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, हमारे यंग लड़के इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इतने नए नए रिसर्च हो रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि हमें वर्ल्ड का मार्केट उपलब्ध है। कोई 1-2 देश में थोड़ी उसके ऊपर हम डिपेंड है। हमारे पूरे अफ्रीकन कंट्री में हमारे 2 व्हीलर पूरे जाते हैं, श्रीलंका में, बांग्लादेश में हमारे 2 व्हीलर ट्रैक्टर जाते हैं। तो आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैंने अभी कल ही मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों की कॉन्फ्रेंस में गया था और मैंने सब ओईएम को बुलाकर कहा कि आप सब लोगों के पीछे सरकार खड़ी है। दिक्कतें आती हैं, सेमीकंडक्टर में दिक्कतें आई तो हमने सारे स्कीम उसके लिए तैयार की। अब वो जहाँ दिक्कत भी, लिथियम आयन का प्रॉब्लम है, हमको 1200 टन लिथियम आयन लगता है। अभी नई माइनिंग पॉलिसी में आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माइनिंग मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा है कि हम जल्द से जल्द ये कैसे मिला है, क्योंकि हमारे पास लिथियम है, हम लिथियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास गोल्ड है, हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गतिशीलता के साथ जल्दी माइनिंग शुरू करें। और ये 1200 टन लिथियम जो लगता है, अभी ज़्यादा लगेगा और तो ये हमारे देश में तैयार होगा। तो मुझे ऐसा लगता है हर क्षेत्र में, मैं ऑटोमोबाइल का मेरे से संबंध है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन में हमारे फ्लेक्स इंजन की गाड़ी में मैं आया बैठकर आपके होटल में भी, वो वर्ल्ड की पहली इनोवा गाड़ी है, नीचे में खड़ी है, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और पेट्रोल की तुलना में उसकी एवरेज की तुलना करेंगे तो 25 रुपीज़ लीटर पेट्रोल का भाव होगा। यानी कंज्यूमर का फ़ायदा है, प्रदूषण की कमी है, इंपोर्ट की कमी है, किसानों का फ़ायदा है। तो ओवरऑल हमारे इसमें जो इस प्रकार से देश आगे निकल रहा है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का मार्केट हमारे लिए है और हमें ये क्षमता है कि दुनिया में अच्छे से अच्छी क्वालिटी और कम से कम कॉस्ट में देने की क्षमता बहुत कम 1-2 देशों में है, पर उन देशों में भारत अब सबसे आगे जाएगा और वर्ल्ड का मार्केट हमको मिलेगा और हमारी इकोनॉमी आने वाले समय में मजबूत बनेगी, ये मेरा विश्वास है। ये आपने बहुत एक अच्छी बात कही। मंत्री जी, आपने बायोएथेनॉल का जिक्र किया और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के दाम कम होंगे ये भी जिक्र किया, पर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से माइलेज कम हो रही है E20 के कारण, एथलॉन के कारण। इस पे बड़ी एक चर्चा हो रही है सोशल कोई मीडिया। चर्चा नहीं है, पूरी चर्चा यानी अब बोलना नहीं चाहिए, ये पॉलिटिकली या ये पेट्रोलियम लॉबी वाले इसको मैनिपुलेट करते होंगे। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम बताइए। अभी सीएम ने स्टेटमेंट निकाला है, सबने ऑलरेडी ARI ने निकाला हुआ है। इथेनॉल के कारण कोई गाड़ी में कोई तकलीफ हुई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। और दूसरी बात, क्या ये देश का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का जो इकोनॉमी से पैसा जा रहा है वो कम नहीं होना चाहिए?
क्या दिल्ली में ये प्रदूषण से आप सब लोग जिस प्रकार का सामना कर रही है, प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में चावल सरप्लस है, गेहूं सरप्लस है, और अब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, तो 1200 रुपये क्विंटल मक्के का भाव था। आज मक्के से इथेनॉल शुरू हुआ तो मक्के का भाव 2600 रुपये क्विंटल हुआ, और बिहार यूपी में सब जगह 3 गुना मल्टीप्लाई, मक्का ज़्यादा लगा और किसानों को मक्के से अच्छा पैसा मिल रहा है। इससे रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आ रही है। जो 12% हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो हम 22% तक ले जाएंगे अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर होगा। तो मुझे लगता है इतना अच्छा होने के बाद कोई तकरार नहीं, मैं तो खुली चुनौती देता हूँ। अब ये कुछ ना कुछ इसको विरोध करने में किसी का इंटरेस्ट हो सकते हैं, पर उसकी चिंता मत करिए। ये सब बातों को ARI करके जो भारत सरकार की वो हर चीज़ को टेस्ट करती है, उनका रिपोर्ट आता है, फिर हमारी मिनिस्ट्री उसके स्टैंडर्ड्स तय करती है। और अभी ब्रिक कॉन्फ्रेंस में मैं ब्राज़ील गया था। ब्राज़ील में पेट्रोल पंप पर 100% पेट्रोल भी मिलता है, फिर 27% इथेनॉल डाले वाला पेट्रोल भी मिलता है, 100% इथेनॉल वाला भी मिलता है। अब फ्लेक्स इंजन आए हैं, टाटा, महिंद्रा, टोयोटो, हुंडई 11 कंपनियों ने अब लगभग ये फ्लेक्स इंजन तैयार किए हैं। और अभी कल मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चर की मीटिंग हुई, और अगले सप्ताह में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों की हो रही है। और किर्लोस्कर ने, मैं 11 तारीख को पुणे जा रहा हूँ, और किर्लोस्कर ने जनरेटर सेट 100% इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल पर वो तैयार किया, वो लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आप आने वाले समय में हमारे देश में स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना चाहिए। हमारी इकोनॉमी मजबूत बननी चाहिए। उस दिशा में हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आगे जा रही है। 1,14,000 करोड़ रुपए ये किसानों को इसके कारण मिले, इथेनॉल आने के कारण, और 1 लाख करोड़ भारत सरकार की बचत हुई, क्योंकि इथेनॉल डालने से। एक बात आपकी सच है कि इथेनॉल में डालने के बाद उसके कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल में थोड़ा है, तो थोड़ा सा उसका एवरेज में कमी आती है, पर धीरे धीरे 100% इथेनॉल पर हम जाएंगे। तो इथेनॉल का रेट आज 65 है, 60-65, पेट्रोल का 120 रुपये है। अभी जो मैं गाड़ी में बैठ के आया हूँ टोयोटो की जी, 1 साल से मैं चला रहा हूँ 100% इथेनॉल पर, और मैंने आपको कहा कि इसका रेट तो 25 रुपये है। गडकरी जी, पेट्रोल इथेनॉल 100% ये कब तक आएगा? क्योंकि वर्तमान में इथेनॉल 27% का अभी वो शायद नियम आप फाइनलाइज कर रहे हैं, तो ये कब, किस स्टेज पे आएगा? 27% का अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है जी। प्रोसीजर ऐसा है कि पहले ARI में उसकी ट्रायल होती है। ट्रायल होने के बाद हमारी प्रहलाद जोशी जी की मंत्री जो अपारंपरिक ऊर्जा की, इसमें वहाँ उसके स्टैंडर्ड्स तय होते हैं, और दोनों के बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये अधिकार है, और फिर वो कैबिनेट में जाकर उसका निर्णय होगा। अब टेस्टिंग लेवल पर है, जब ये पूरी फॉर्मेलिटी पूरी होगी तब केस पेट्रोलियम मंत्री तक जाएगी, और तब निर्णय करने का अधिकार उनका है। जहाँ तक 100% इथेनॉल का है, कमियाँ होती है। जैसे हमने जब इथेनॉल शुरू किया तो पेट्रोल में इथेनॉल डालने के लिए अप टू 20% जो GST लगा वो 5% है, और 100% इथेनॉल के ऊपर 20% के ऊपर GST 18% है। वो मैंने निर्मला जी को उसको सामने रखा कि ध्यान में नहीं ऐसा ऐसा हुआ। अब इंडियन ऑयल ने 350 इथेनॉल के पंप शुरू किए हैं, पर अभी इथेनॉल की अवेलेबिलिटी, उसकी स्टैंडर्ड्स, फिर उसकी गाड़ियाँ, ये प्रोसेस में है। हाइड्रोजन की गाड़ी, हाइड्रोजन की ट्रक प्रोसेस में है। जैसे 10 पायलट प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी शुरू किए 600 करोड़ के हाइड्रोजन के लिए, वैसे इसका भी अब शुरू होगा, और धीरे धीरे ये सब स्टैंडर्ड्स पूरे करने के बाद फिर ये लागू होगा। आपने एक रेफरेंस दी, और मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों को जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको माइनिंग पॉलिसी की तरफ कार्यभार दिया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर ऐसी स्थिति में कि जब चाइना रेयर अर्थ्स पे बैन लगा रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप व्यापार को लेके इतने सारे टैरिफ्स और ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। आने वाले समय में, और अगर थोड़ा आगे की तरफ देखें, हमारी जो बाहर से इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी ये कितनी कम हो सकती है? पहली बात तो ऐसी कि प्रधानमंत्री ने इस पर मुझे कोई ऐसा ये दिया नहीं है, जिम्मेदारी दी नहीं है।
ये विषय माइनिंग डिपार्टमेंट का है। पर ये जब चर्चा हो रही थी तो मैंने माइनिंग मिनिस्ट्री को और प्रधानमंत्री जी के सामने भी ऐसे सुझाव रखे हैं जो मैं पहले से रखते आया हूँ कि एक माइन शुरू होने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं। उसमें इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है, लैंड एक्विजिशन होती है, सरकारी नियम है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, भारत सरकार भी है। तो मैंने उनको ये कहा है कि क्या ये समय हम कम कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि भाई हमारे देश में जब लिथियम आयन है तो हम उसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। और आने वाले समय में काफ़ी सुधार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में हुए। जैसे अब एक कॉपर की माइन है, हम कॉपर निकाल कर बाकी वेस्ट में बाकी मटेरियल था वो हम निकाल नहीं सकते थे, उसके ऊपर अलग पॉलिसी थी, अब उसको अनुमति मिली है। तो आने वाले समय में माइनिंग सेक्टर में अपरंपार संभावना है। और ये जो प्रोसीजर है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेकर ये कम से कम समय का होना चाहिए। मेरी तो सुझाव ये था कि 6 महीने के अंदर ऑल फॉर्मेलिटी पूरी होकर तुरंत माइन शुरू हो, ऐसा कोई ईज़ ऑफ बिजनेस में सुधार हो। तो ये कोशिश है, माइनिंग मिनिस्ट्री काम कर रही है और फाइनल पॉलिसी को क्या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट क्लियर करेगी। मैंने अपनी बात जो है वो कंसर्निंग लोगों को बताई है। गडकरी जी, आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और सुधारों की बात की। आपके मंत्रालय में आपने बहुत सारे प्रोसीजरल सुधार पिछले 10-11 सालों में किए। हम सब रिपोर्टर्स को ये जानकारी है कि कैसे काम जल्दी से हो, नहीं तो सालों साल लग जाते थे, प्रोजेक्ट्स इतने डिले होते थे। पर अगर पूरी इकोनॉमी की बात करें और आगे की तरफ देखें, ये जो चैलेंज है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर पानेगरिया भी अभी यहाँ पे थे, वो सब कह रहे हैं कि ये 1991 मोमेंट भारत के लिए फिर से आ चुका है। एक चुनौती भी है बट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या करना चाहिए सुधारों और रिफॉर्म की दृष्टि से? देखिए, मैं सुधार और रिफॉर्म में तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और हमारी सरकार बहुत कर रही, पर मेरी एक नाराज़ी मैं आपको बता देता हूँ। नाराज़ी ये है कि आप अर्बन सेंट्रिक और दिल्ली मुंबई सेंट्रिक है। ये समस्या महत्वपूर्ण है, नो डाउट, पर मैं गांव से हूँ और आज हमारे जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। 24% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 52 से 54% जो है वो सर्विस सेक्टर का है। अब एग्रीकल्चर में, अलाइड इंडस्ट्री में, जैसे हमारे यहाँ अभी फिशिंग में ब्लू इकोनॉमी को 7 लाख करोड़ करने का हमने संकल्प किया। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो कोचिन शिपयार्ड को हमने एक ट्रॉलर बनाया। अब हमारे जो फिशिंग बोट है वो समुद्र में केवल 10 नॉटिकल मील जाते हैं। अभी हमने ऐसा ट्रॉलर बनाया जो श्रीलंका में हमारे जो मच्छीमार जाते थे उनको भी दिए हैं। तो हम अभी 100 नॉटिकल मील जा सकते हैं, तो हमारा फिशिंग 7 गुना प्रोडक्शन बढ़ सकता है और ये एक्सपोर्ट होता है। फिर हमारा मिल्क में अमूल और मदर डेयरी कितना बड़ा काम हुआ है। अभी हमने ब्राज़ील में हमारी जो गाय गई थी जीर जात की, अब वो 60 लीटर दूध दे रही है और उसका जो बूल तैयार हुआ उसका सीमेंस लाकर अब हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी आई है कि 100% गोरी होगी। जैसे ये अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा, और देश में 3 प्रोजेक्ट शुरू हुए और तीनों का उद्घाटन मैंने किया। एक सांगली में चितड़े का है, एक बारामती में पवार साहब ने डाला है और एक नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में। तो पूरी एक देशी गाय अगर 20 लीटर की होगी तो मिल्क सेक्टर में कितनी बड़ी क्रांति होगी। दूसरी ओर AI इन एग्रीकल्चर आया है। अब मैं खुद हमारे पुणे की संस्था के साथ, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मैं खुद काम कर रहा हूँ और वो अमेरिकन सैटेलाइट से मेरे खेत का पूरा रीडिंग मिल सकता है। अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है और वो बताएगा कि पानी चाहिए कितना, कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, कौन सा 8 दिन के बाद कौन सा डिसीज आने वाला है, और 10,000 रुपये एकड़ का केवल खर्चा है। तो एग्रीकल्चर में जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम नहीं होगी और एग्रीकल्चर के साथ अलाइड सेक्टर में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारे जीडीपी में 22% तक जब तक नहीं जाएगी, तब तक इकोनॉमी हमें जिस दिशा में ले जाने हम नहीं ले पाएंगे। तो हमारा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित ज़्यादा होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपका एजेंडा बिल्कुल सही है, पर मैं रूरल इंडिया का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे कभी कभी दिल्ली मुंबई में महसूस होता है कि सब बातों की चर्चा हो रही है, पर जो बेसिक हिंदुस्तान का एक नींव की हड्डी है
उस एग्रीकल्चर और रूरल ट्राइबल और जल जमीन जंगल जानवर इसकी चर्चा जितनी होनी है होती नहीं। और जब तक एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर मजबूत नहीं होगा तब तक आप जितनी अचीवमेंट कह रहे हो वो कभी पूरी नहीं होगी। आपने बहुत अच्छी बात की और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस एडिशन में कृषि क्षेत्र को लेकर अच्छा, 10 सुझाव हैं। आपको एक सुझाव देता हूँ जी पानी ये समस्या है जी। हमारी सरकार ने, मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो 23 झगड़े थे राज्यों में से। ये जो जम्मू कश्मीर, ये जो हमारी पाकिस्तान और अभी जो नदियों की बात हो रही ना, तो जो करार हमने रद्द किया वो करार ये था कि स्वाधीनता के बाद 3 नदियां हमको मिली, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, 6 नदियां भारत से निकलती है। हमारे 3 नदियों का, हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान बह रहा था और हरियाणा और पंजाब में झगड़ा हो रहा है पानी के लिए। मैंने दोनों मुख्यमंत्री को बुलाया, अरे ये तो तुम्हारे अधिकार का पानी उधर जा रहा है और तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो। तब मैंने 17 झगड़े तो मिटाए। पहली बार हमारे सरकार ने रिवर कनेक्टिविटी के 49 प्रोजेक्ट, उस समय मैं था, हमने डीपीआर तैयार किए। केन बेतवा जो बुंदेलखंड में सूखा है, पहली बार वहाँ पानी जा रहा है। और अभी आपको, मैं अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश गया था, मैंने पोलावरम में जब था तब मैंने मंजूर किया, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 1300 टीएमसी पानी गोदावरी का समुद्र में जा रहा है। तो हमने योजना की है, जो डीपीआर तैयार है, कि गोदावरी का जो 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है, वो गोदावरी का पानी कृष्णा में, कृष्णा का पेनार में, और पेनार का कावेरी में, और कावेरी का टेल एंड टू तमिलनाडु। तमिलनाडु में पानी की समस्या नहीं रहेगी, कर्नाटक में नहीं रहेगी। तो मुझे क्या लगता है कि पानी आ जाएगा और ड्रिप इरिगेशन के साथ जुड़ जाएगा, और सीड और कलम बनाता जो हम प्लांट, दोनों में रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 3 गुना बढ़ जाएगा। और उधर जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा फूड ग्रेन का, तो इधर ये मक्के जैसा इथेनॉल बनेगा ब्रोकन राइस से। तो हमारे 22 लाख करोड़ में हम 10 लाख करोड़ भी एग्रीकल्चर को डाइवर्ट करेंगे, तो हमारी देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी बदल सकती है। और मैं पॉलिटिशियन करके मेरे ऊपर विश्वास मत रखो, मुझे 13 डॉक्टरेट मिले, डीलिट्स, उसमें से 6 एग्रीकल्चर साइंस की है। और मैं कृषि में ही काम करता हूँ। ये टनल बिल्ड, रोड गिल्ड में सेकंड प्रायोरिटी है। अब आप लोग आएंगे तो आपको दिखा पाएंगे। और मुझे लगता है दिस इज़ द सेक्टर। अब जैसे अभी ये आम है, बड़े बड़े अच्छे एप्पल है हमारे देश में। हम, आपको पता है कि एप्पल कहाँ से आता है? एप्पल ईरान से आ रहा, एप्पल अफगानिस्तान से आ रहा, एप्पल पोलैंड से आ रहा, वो एप्पल की क्वालिटी अलग है। हमारे यहाँ पश्मीना की शाल जो बनती है कश्मीर में, क्या वो हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते? कहीं नहीं दुनिया में। मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो हमने कश्मीर में काम शुरू किया। मैं आपको ये, अभी मैं वेलेंसिया गया था स्पेन, किसानों को लेके। वहाँ 1 एकड़ में 25 से 30 टन संतरा होता है, और मैं नागपुर ऑरेंज हमारा प्रसिद्ध है, हमारा 3 टन होता है। अब हम लोग वो टेक्नोलॉजी को करें और हम इसको बदल दें। और एग्रीकल्चर में जैसे इसराइल में वहाँ किबुट और ये 2 ऐसे है कि अपने एयर कंडीशन बंगले में बैठकर अपने कंप्यूटर पर किसान पानी को मैनेजमेंट करता है। जी, ये हमारे देश में भी हो सकता है जी। और इसलिए आने वाले समय में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बढ़ोतरी हमारी प्रायोरिटी है। लगातार हमारी सरकार ने किसानों को सब प्रकार की मदद की है जी। और मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हमारे देश की ग्रोथ को, जीडीपी ग्रोथ को बहुत कंट्रीब्यूट करेगी। विकसित भारत के एक बहुत बड़े निर्माता श्री नितिन गडकरी जी यहाँ हमारे साथ थे। इन्होंने कई मुद्दों पे एक विजन स्टेटमेंट दिया और कई क्षेत्रों के बारे में हमें ये भी कहा है कि जहाँ आवश्यकता है और भी ज़्यादा काम करने के लिए। नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ये वाला सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।